नमस्कार। जुडिशरी एग्जाम्स के लिए हिंदी की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हम इसको अपने बोलचाल की भाषा में भी इसका सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। हम अपनी दिनचर्या में भी इस भाषा का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। अतः हमें हिंदी तो आती ही है। हिंदी भाषा के अंदर सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें उसके व्याकरण के बारे में जानना चाहिए। व्याकरण का अभ्यास जितना आप करते रहेंगे उतना आप उसको आसानी से कर पाएंगे। व्याकरण का अभ्यास बेसिकली आता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है, वो वैकल्पिक क्वेश्चंस में आते हैं, प्रश्नों में आते हैं। तो अगर आपको उसका ज्ञान होगा, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। दूसरी बात यह आती है कि हिंदी में सबसे ज्यादा आता है निबंध लिखने के बारे में। निबंध कैसे लिखा जाता है? निबंध के लिखने का जो तरीका है वो हमें आना चाहिए। निबंध में सबसे पहले दिया जाता है प्रस्तुतिकरण, मतलब इसका इंट्रोडक्शन के लिए जो भी विषय दिया गया है उसके बारे में हमें लिखना चाहिए कि पहले है क्या वो चीज। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आता है कि उससे हमें क्या लाभ है, क्या उससे हमें उपलब्धता प्राप्त होती है। उसके बाद थर्ड में हम आते हैं कि उससे क्या हमारा नुकसान है, या क्या उससे हमारे को हानि होती है, क्या उसके ड्रॉबैक है, मतलब क्या उससे चीजें कमी उसके अंदर, वो लिखते हैं। उसके बाद आता है उसका सॉल्व करना, मतलब उसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, या उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या उसका उपाय है। उसके बाद हम लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं, क्योंकि निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी कि आपने सब कुछ उसके अंदर बताया, उसका उपयोग बताया, उसकी हानि बताई, उसको उपयोग ना करने का कारण बताया, तो उसका हमें निष्कर्ष भी लिखना पड़ता है कि उससे क्या सही है और क्या ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। ये तो हुआ हमारा निबंध लिखने का तरीका। निबंध में शब्दों का प्रयोग बहुत अच्छा करना चाहिए, उसमें मात्राओं का ध्यान रख के लिखना चाहिए। शब्दों का प्रयोग का अर्थ हो गया कि हमें ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे पढ़ने वाले को, सुनने वाले को मन आकर्षित हो और उस विषय के बारे में उसको और अधिक जानकारी प्राप्त हो। निबंध के अंदर हम उसमें उदाहरण डाल सकते हैं, उसका कोटेशन जैसे जिसको कहा जाता है, कुछ लाइंस किसी के द्वारा कोई लिखी गई है, या किसी से उसकी तुलना, किसी लाइन से या किसी चीज से उसकी तुलना कर सकते हैं। इस तरीके के हम उदाहरण भी निबंध के अंदर दे सकते हैं। निबंध लिखने के वक्त हमें परीक्षा में यह ध्यान रखना चाहिए कि जितना भी शब्द लिखा हुआ है, वो 300 शब्द, 250 शब्द या 500 शब्द, 400 शब्द, उन शब्दों से उस अधिक संख्या में हमें नहीं लिखना चाहिए। शब्दों का ध्यान रखते हुए उस चीज को हमें लिखना चाहिए। निबंध में बहुत सारे विषय आते हैं, जैसे आपके जुडिशरी के अंदर आता है न्याय प्रणाली के ऊपर आता है, या महिला सशक्तिकरण के ऊपर आता है, तो हम इसमें बहुत सारे उदाहरण के द्वारा इसको हम लिख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें व्याकरण के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, तो व्याकरण ज्यादातर आता है बहुविकल्पिक क्वेश्चंस में, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। व्याकरण के विषय में अगर हमें ज्ञान होगा तो हम उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मान लो संज्ञा है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, किसी शब्द को कितना कौन सी संज्ञा है, इसके बारे में। ज्यादातर बहुविकल्पिक आता है, तो आप इसको पढ़ के और इसका अभ्यास करके आप इस चीजों को कर सकते हैं। फिर आता है, कई बार आता है ट्रांसलेशन आता है, तो ट्रांसलेशन के लिए ये बात आपको ध्यान रखना है कि काल की जानकारी आपको होनी चाहिए। हिंदी में जैसे काल 3 प्रकार के होते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य। जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं वो कौन से काल में है, वर्तमान काल में वो शब्द कहा गया है, भूतकाल में कहा गया है, या भविष्य काल में कहा गया है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप शब्दकोश को भी आपको की जानकारी होनी चाहिए कि आप हमेशा पूरे दिन भर में, अगर आप अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट को, इस भाषा वाले विषय को आपको 1 घंटा जरूर देना चाहिए, क्योंकि हिंदी हम बोलते तो हैं बट लिखने का अभ्यास कम करते हैं। लिखने का अभ्यास ना करने के कारण हमारा शब्दकोश भी खाली रहता है। मान लो को कहीं से भी कोई इंग्लिश वर्ड सुनने को मिला, या इंग्लिश शब्द कहीं से भी आपको पता चला, तब उसका अर्थ नहीं आता, तो आप उसको नोट डाउन करो और उसका मीनिंग ढूंढ कर लिखो, डिक्शनरी से, कहीं से भी। ऐसे करके अगर आप रोज भी 10, 15 शब्द, 20 शब्द भी लिखेंगे तो आपके एग्जाम्स की तैयारी तक आपके पास बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, ताकि उससे आप जो भी आपका ट्रांसलेशन आता है, वो इधर सॉरी इंग्लिश टू हिंदी करने के लिए, हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए, वो आप बहुत आसानी से कर सकोगे। इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसकी भी आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको का प्रैक्टिस करना चाहिए, और उसको देखना चाहिए कि किस तरीके का प्रश्न उसमें आ रहा है। उस प्रश्नों का भी अभ्यास आपको बार बार करना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना है, या किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। इससे प्रश्न करने से क्या होगा कि अभी हाँ तो आप थोड़ी बहुत गलतियां करोगे, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। इसके कारण अभी आपको जैसे पीएलए में बहुत सारे शिक्षक हैं और आपकी वो सारी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, आप उनको दिखाओगे तो आंसर्स भी वो
सारा ठीक करेंगे। तो हमारे पीएलए में आप आके आपको जो भी डाउट्स है वो भी आप क्वेश्चंस उसको सॉल्व करवा सकते हो टीचर से। जो आपको विषय में नहीं ज्ञान प्राप्त है तो उसके बारे में भी आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हो कि हाँ मैम मुझे ये चीज नहीं समझ में आया, ये टॉपिक को आप बार बार पढ़कर उस चीजों को ध्यान से कर सकते हो। बेसिकली हिंदी जुडिशरी के लिए हमें क्या करना चाहिए, रोज एक बार हिंदी न्यूज़पेपर जो हमारा आता है आज तक या कोई भी हिंदुस्तान टाइम्स, ये जितने आते हैं हिंदुस्तान के पेपर्स आते हैं उसको एक बार रीड आउट करना चाहिए हिंदी के शब्द, ताकि बहुत सारे ऐसे हिंदी के शुद्ध शब्द होते हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं होती, पर अगर हम वाक्य में उसको पढ़ते हैं ना तो कई बार हम उसका मतलब समझ जाते हैं और एक हमारा नया शब्द की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आपको रोज हिंदी की पेपर न्यूज़पेपर की रीडिंग करनी चाहिए। एटलीस्ट हिंदी को पूरे दिन भर में 1 घंटा समय जरूर दें ताकि आपको उसमें हिंदी में अच्छा सा उसका कर सके। सेकेंड थिंग आता है कि आप निबंध लिखने का जरूर अभ्यास करें। जितना अभ्यास करोगे लैंग्वेज लिखने का उतना आपके लिए बहुत ही इजी वे में आप उस पेपर को कंप्लीट कर पाओगे और आपको नर्वस भी नहीं होगा एग्जाम्स के टाइम पे और आपको वो ज्यादा घबराहट भी नहीं होगी कि ये क्या आ गया। जितना लिखने का प्रैक्टिस करोगे, जितना लिखने का अभ्यास करोगे, उतनी जल्दी आप उस पेपर को सॉल्व भी कर पाओगे, समझ भी पाओगे, क्योंकि एक समय की भी सीमा होती है, शब्दों की भी सीमा होती है। तो धीरे धीरे इसके ऊपर आपका अभ्यास होता जाएगा। साथ ही साथ हिंदी शुरू करने से पहले आपको मात्राओं का ज्ञान जरूर होना चाहिए। मात्राओं का अगर ज्ञान होगा तो आप शब्दों को सही सही बोल पाओगे, सही सही लिख पाओगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम सुनकर भी गलत लिख देते हैं क्योंकि हमें मात्राओं का ज्ञान नहीं होता। मात्राओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जैसे आ ई की मात्राओं का ज्ञान, उ की मात्राओं का ज्ञान, क्योंकि हिंदी का बेस ही यही होता है मात्रा। जितना हिंदी शुद्ध लिखोगे उतना हिंदी अच्छी होगी। हिंदी लिखने के लिए जितना अभ्यास करोगे, जितना एक बार गलत होगा, 2 बार होगा, 4 बार होगा, 5वीं 6वीं बार जरूर जरूर सही होगा। इसलिए मात्राओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मात्राओं का अभ्यास करते रहिए बार बार, इस तरीके से आप हिंदी को कर सकते हो। साथ ही साथ हिंदी में जितने भी व्याकरण के विषय हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम, इन सब विषयों को ना आप हर दिन में एक एक विषय आप उठा सकते हो कि आज मैंने संज्ञा पढ़ा तो कल सर्वनाम, परसों उपसर्ग, फिर उसके बाद प्रत्यय। तो ऐसे धीरे धीरे अगर आप एक एक दिन अभ्यास करोगे, फिर क्या करो कि लास्ट वाले दिन या हफ्ते में 6 दिन अपने कर लिया, 7वें दिन उन सारे विषयों को फिर से एक बार रिवाइज करो, एक बार फिर से उसकी प्रैक्टिस करो। उससे होगा कि आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी कि मैंने पहले दिन तो 4 गलतियां करी थी, पर अब मैं बाद में 2 गलती कर रहा हूँ कि उससे ज्यादा कर रहा हूँ। आपको उस विषय के बारे में पता चल जाएगा कि उस विषय में, उस टॉपिक के बारे में, पाठ के बारे में, कि इस पाठ में मेरे ये चीज की कमी रह गई है, ये चीज हमारा गलत हो गया है, तो वो चीज आप उसको सुधार कर सकते हो। और दूसरी बात यह आती है कि हिंदी का मतलब ही यही है कि हम उसको जितना लिखेंगे, जितना भी लिखेंगे, उतना हमारा अभ्यास होता जाएगा, उतना हमारे शब्दों की जानकारी होती जाएगी, उतना ही हमारे को व्याकरण की जानकारी होती जाएगी। क्योंकि हम जब लिखेंगे तो हम उसको ऑब्वियसली उसमें काल में लिखेंगे कि वर्तमान काल में लिख रहे हैं, भूतकाल में लिख रहे हैं, भविष्य काल में लिख रहे हैं, तो काल की जानकारी हमें होती जाएगी कि शब्दों को कहाँ कैसे प्रयोग करना है। सेकेंड थिंग आ जाएगी कि हम उसमें क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम का क्या प्रयोग कर रहे हैं, उपसर्ग प्रत्यय का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, इसकी भी हमें जानकारी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ क्या होगा कि इसे लिखने से, अभ्यास करने से हमें निबंध लिखने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। निबंध हर एक उसमें आते हैं, हर एक स्टेट में 90% स्टेट्स में निबंध जरूर आता है। तो निबंध का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी। कोई भी एक टॉपिक उठा लो, कोई भी, कुछ भी, जो भी आपको सामने दिखा, क्योंकि निबंध एक ऐसी चीज है आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि हमें मान लो कोई विषय दिया गया महिला सशक्तिकरण, तो हमारे पास पहले क्या था, महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचते हैं हम कि हाँ महिला एम्पावर क्या है, कि महिला क्या है, क्या क्या हुआ, कौन कौन सी महिलाओं ने कितने कितने आगे बढ़े, तो ये सारा सोच कर उनको अच्छे से शब्दों में बांध कर हमको लिखना है। तो जब हम लिखने का हमारे पास अभ्यास होगा तो हम क्या करेंगे, उनको शब्दों को बांधने का भी अच्छा सा प्रयोग करेंगे। हम किस तरीके से शब्दों को बांध कर लिख रहे हैं, अच्छे से उसको जोड़ जोड़ कर हम लिखेंगे, फिर हम उसको अच्छे से अपने शब्दों में बांधेंगे, अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें नए नए शब्दों का प्रयोग करना आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निबंध लिख सकते हैं। जहाँ ट्रांसलेशन की बात आती है, जब हमारे पास शब्दकोश बन जाएगा हमारा कि हाँ इस वर्ड का मीनिंग ये होता है, या इस इंग्लिश के वर्ड का मीनिंग हिंदी में ये होता है, इस हिंदी को इंग्लिश में ये बोलते हैं, तो आपके पास अगर कोई भी ट्रांसलेशन के लिए वर्ड्स आते हैं तो आपको इसकी जानकारी होगी। साथ ही साथ आप उसको पहचान पाएंगे कि कौन से काल में बोला गया है, फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंट, वर्तमान, भविष्य या भूतकाल में, तो उसी हिसाब से उसको ट्रांसलेट कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके बारे में सारा कुछ करना है। हिंदी बेसिकली आपको मांगता है अभ्यास।
हिंदी मतलब ही अभ्यास। हम बोल तो लेते हैं, सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन लिखने का अभ्यास हिंदी का सबसे पहला मूल रूप है। जितना अभ्यास करोगे, क्योंकि आज हम जब हम बड़े हो जाते हैं, हम ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, ज़्यादातर हम इंग्लिश के वर्ड को ही लिखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादातर वो इंग्लिश में ही लिखते हैं, तो उनको हिंदी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। हिंदी मीडियम वाले वो लिखते हैं, बट कई बार क्या होता है, शब्दों की जानकारी, मात्राओं की जानकारी के कारण वो शब्दों को गलत करते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, कई बार हमारे मार्क्स कट जाते हैं। हमने लिखा बहुत अच्छा था, पर शब्दों का प्रयोग ढंग से नहीं कर पाए, मात्राओं की गलतियां होने के कारण हमारे नंबर कम हो जाते हैं। अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो ये हमारे नंबर बच जाएंगे, हमारे नंबर, हम ज़्यादा से ज़्यादा विषय को सही करेंगे। धन्यवाद।